Hello the God person, you're welcome to the demonstration video for class 10th. इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आपकी सोशल स्टडीज़ की जो बुक है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट, दैट इज़ क्रूअल बिहेवियर ऑफ ब्रिटिशर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपकी फैमिली के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसने आपकी फैमिली के सभी मेंबर्स का दिल जीत लिया है और धीरे धीरे वो आपकी फैमिली के साथ घुलने मिलने लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो व्यक्ति आपकी फैमिली के अंदर अपने रूल्स चलाने लग जाता है। मतलब कि वो आपकी पूरी फैमिली को टेक ओवर कर लेता है और फिर वो ये बोलता है कि अब आपको इस घर में वो करना होगा जो मैं चाहूँगा। तो स्टूडेंट, आप जरा सोच के देखिए कि कैसी फीलिंग होगी उस वक्त आपकी। तो क्या आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि कैसे एक बाहर का व्यक्ति हमारे घर के अंदर आ जाता है और हमारे घर के अंदर अपने रूल्स चलाता है। तो स्टूडेंट, ये तो एक छोटा सा इंजेक्शन था, लेकिन जरा सोच के देखिए कि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तो सोचिए कि उस समय इंडियंस की क्या हालत रही होगी। स्टूडेंट, उस समय क्या था ना कि अंग्रेज लोग नए नए रूल्स हम इंडियंस के ऊपर थोपते जा रहे थे और वो रूल्स इंडियंस के लिए सिर दर्द का कारण बने। अब हम इस वीडियो के अंदर यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने रूल्स चलाए इंडिया के ऊपर और इंडियंस ने किस तरीके से अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वो अपने रूल्स वापस ले लें। तो इन कुछ रूल्स में से आज हम एक छोटा रूल डिस्कस करेंगे, समझेंगे उसे बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले एक नज़र सिनॉप्सिस पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिनॉप्सिस के अंदर हम उन पॉइंट्स को फिक्स करेंगे जिन पॉइंट्स को हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट, उसके बाद जानेंगे उसके मेन प्रोविजंस और उसके बाद देखेंगे कि कैसा रहा गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट इन सभी रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए। और साथ ही साथ हम एक इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे, इंडिया की हिस्ट्री में होने वाला बहुत ही दिल दहलाने वाला एक इंसिडेंट, दैट इज जलियांवाला बाग मसाकर। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपको हम यहाँ पर बता दें कि ये आपकी क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ की बुक का एक छोटा सा पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, दैट इज रॉलेट एक्ट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। यानी ये जो एक एक्ट है, इसे हम कह सकते हैं कि एक नई कानून व्यवस्था। तो इसे अंग्रेजों ने बहुत जल्दीबाजी में जो है पास आउट किया और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास किया गया और काफ़ी इंडियंस ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी चतुराई से अंग्रेजों ने इस एक्ट को पास कर दिया। अब हालांकि इंडियंस ने इसका क्यों विरोध किया ये हम समझेंगे इसके मेन प्रोविजंस को पढ़ने के बाद, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, दैट इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टूडेंट, ये एक ऐसा ही एक संघ होता है जो कि किसी देश या किसी कानून व्यवस्था के अंदर नए कानूनों को लागू करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर हम अभी अपने प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो भी नई कानून व्यवस्था लागू की जाती है और जो कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं। तो उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तो उस समय अंग्रेज लोग जो थे ना वो अपने रूल इस काउंसिल के अंदर प्रिपेयर किया करते थे, दैट वाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्टूडेंट, इसकी शुरुआत 1861 से हुई और ये 1947 तक रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1947 के बाद हमारा देश फ्री हो गया था अंग्रेजों से, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या इसका ये मतलब है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में और समझते हैं कि क्यों इंडियंस ने इस एक्ट का विरोध किया। तो ये हमें पता चल जाएगा जब हम इसके प्रोविजंस की बात करेंगे। प्रोविजंस से मतलब कि क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे इस एक्ट के तहत। जैसे कि यहाँ पर पहला रूल है, इट गैव द गवर्नमेंट अनोमर्स पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय काफ़ी इंडियंस लोग इकट्ठा होकर के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे होंगे और अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों को तैयार कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को यानी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को वो लोग दबा सकते थे, यानी उनका दमन कर सकते थे या कह सकते कुचल सकते थे, उन्हें आगे पनपने नहीं दिया जा सकता था। ये एक अलग ही टाइप की पावर मिली थी इस एक्ट के थ्रू।
और दूसरी वाला जो था वो ये था, दैट इज अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि अगर अंग्रेजों को लगता है, यानी कि अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर उसे लगता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर व्यक्ति पर शक है, तो वो उसे शक के बिना पर ही अरेस्ट कर सकते थे और उसे 2 साल की सजा दे सकते थे। अब स्टूडेंट, ये तो हुई ना बिल्कुल गलत बात कि आपको केवल अभी शक ही है और आप उसको गिरफ्तार करके 2 साल तक की सजा दे रहे हो। यानी मान के चलिए कि आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मुझे मालूम है कि उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। एक दिन में जब आपकी क्लास में एंटर करता हूँ तो आपकी क्लास की जो विंडो है ना वो मुझे टूटी हुई मिलती है। तो मैं सीधे क्या करता हूँ, मेरे माइंड में एक ख्याल आता है कि ज़रूर से ज़रूर ये काम किसने किया होगा, उन शरारती बच्चों ने। तो मुझे उन पर शक हो जाता है, मैं उन्हें बुलाता हूँ और उन्हें पनिशमेंट दे देता हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है ये काम उन बच्चों ने नहीं बल्कि ये काम तो दूसरे बच्चों ने किया था। तो सोचिए कि जिन बच्चों को शक के तौर पर ही पनिशमेंट दी गई तो फिर उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो ठीक कुछ ऐसा ही जो रूल था, जो सेकंड वाला, जो अंग्रेज लोग अप्लाई करते थे इंडियंस पर। तो इन रूल्स के चलते ही इंडियंस को ये पता चल गया था कि अब कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग हमें बिल्कुल दबाना चाहते हैं और जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसे ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो लंबे समय तक इंडिया पर राज कर सके। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ गांधी जी का। तो समझते हैं कि गांधी जी ने इस रूल के लिए क्या किया। Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such injustice law, which would start with a हड़ताल on 6 April. यानी कि स्टूडेंट गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो अब एक नेशन वाइड यानी कि राष्ट्रवादी या कह सकते हैं देशव्यापी सत्याग्रह चालू करेंगे। सत्याग्रह से क्या मतलब कि वो एक आंदोलन चालू करेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ और अंग्रेजों से कहेंगे कि वो इस कानून को वापस ले लें। हम सब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि वो जब भी कोई हक की लड़ाई लड़ा करते थे, उनका जो बिहेवियर था वो नॉन वायलेंट हुआ करता था और साथ ही साथ वो अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको यही सलाह देते थे कि कोई भी लड़ाई हम किसी के भी विरोध में लड़ रहे हैं वो एक शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाए। और वो चाहते थे कि इस लड़ाई को भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाए ताकि हम इस अनजस्टिस लॉ के लिए यानी कि अन्यायपूर्ण कानून के लिए हम लड़ सकें और इसे अंग्रेजों से कह सकें कि ये उसे वापस ले लें। और इस सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में होनी थी। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down, alarmed the popular upsurge and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. कई सारी रैलियां ऑर्गेनाइज की जाने लगी कई सिटीज के अंदर। जो वर्कर्स थे ना, जो रेलवे वर्कशॉप के अंदर काम किया करते थे, वो स्ट्राइक पर चले गए, मतलब कि उन्होंने हड़ताल कर दी और जितनी भी दुकानें थी वो सब बंद हो गई। और इन सभी एक्टिविटीज़ में एक और चीज़ हुई कि जो कम्युनिकेशन था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ यानी कि आपस में बातचीत करने के जो साधन थे या एक से दूसरी जगह जाने के जो भी साधन थे, इन सभी की लिंक्स टूटती हुई नज़र आ रही थी। इस चीज़ से स्केयर्ड होकर यानी कि डर कर अंग्रेज लोगों ने ये फैसला किया कि वो जितने भी नेशनलिस्ट्स हैं यानी कि जो भी देशव्यापी लोग हैं उन सभी को क्लैंप डाउन कर दें, यानी कि उनको दबा दें, उनको कुचल दें या उनके प्रति हम ऐसा एक्शन ले लें कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को बंद कर दें ताकि जो भी चीज़ें अंग्रेज लोग कर रहे थे वो एज इट इज़ उसी तरीके से रोटेट होती रहे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज वार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. यानी कि जो लोकल लीडर थे ना अमृतसर के, उनको उठा लिया गया। यानी कि उनको लगा अंग्रेजों के कि ये लोग ज़्यादा ही मतलब लीडर बन रहे हैं, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको उठा लिया गया। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी पर रोक लगा दी गई कि वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर सकते। साथ ही साथ 10 अप्रैल को बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक अमृतसर के अंदर एक छोटा सा पीसफुल प्रोसेसन किया जा रहा था, यानी कि एक छोटा सा जुलूस निकाला जा रहा था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। पीसफुल से मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन फिर भी अंग्रेज लोगों ने क्या किया, 10 अप्रैल को उन पर फायर कर दिया, मतलब कि अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर दी।
अब सोचिए स्टूडेंट्स कि ये जो सारा की सारा सत्याग्रह चल रहा था ना, वो गांधी जी के डायरेक्शंस पर चल रहा था। स्टूडेंट, जैसा कि गांधी जी को हम जानते हैं कि उन्होंने जो भी कोई आंदोलन किए, हमेशा उनका ये फोकस रहा था कि वो हर एक आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करें। ऐसे ही अमृतसर के अंदर बहुत ही पीसफुल मैनर में एक जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन ऐसे में 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि पुलिस जो है, उन्होंने क्या किया, उस जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर दी। और इस सब से क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो भड़क गए अंग्रेजों पर, तो उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस पर अटैक करना चालू कर दिया। तो यानी कि देश के अंदर जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि मार्शल लॉ इम्पोज्ड कर दिया जाता है। दैट मीन्स मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? जैसे स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जब कोई भी कंडीशन उस पर्टिकुलर जगह पर या किसी रीजन पर क्रिएट होती है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि वो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरी बॉडी को अप्रोच करते हैं, और वो दूसरी बॉडी हो सकती है आर्मी फोर्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो आर्मी के जो मेन कमांडेंट लीडर होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और उनके हाथों में उस पर्टिकुलर रीजन की या पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री कह सकते हैं उसकी कमांड दे दिया करते हैं। और फिर आर्मी पर्सन क्या करते हैं, अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं सरकार के बिना। तो वो अपने तरीके से ऐसा भी एक्शन ले सकते हैं कि अगर उन्हें गोलियां चलानी पड़ी तो वो चला भी सकते हैं। तो इसे मार्शल लॉ कहा जाता है। इसके अंदर आर्मी फोर्सेस जब आ जाती हैं तो उनके द्वारा कुछ रूल्स निकाले जाते हैं कि कोई भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ग्रुपिंग में नहीं चलेंगे, या कोई सभाएं नहीं की जा सकती। तो इस तरीके की पाबंदियां लग जाती हैं इस मार्शल लॉ के अंदर। जैसा कि आपने यहाँ पर सुना होगा, जैसे कर्फ्यू लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में माइक के थ्रू अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी लोग पर्टिकुलर इतने दिनों के लिए अपने घरों के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और कोई भी ग्रुप में नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी सारी जो पाबंदियां हैं ना वो लगा दी जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया, और इसकी कमान दी गई थी जनरल डायर को। इसके बाद शुरू हुआ खून का गंदा खेल। उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के अंदर दुख का भाव पैदा कर दिया। दैट वॉज जलियांवाला बाग मैसेकर। On 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in minds of satyagrahis a feeling of terror and envy. यानी कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उस दिन कई लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उस जलियांवाला बाग के अंदर। कुछ लोग तो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो नया लॉ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, जबकि उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि अमृतसर के अंदर हर साल एक वैसाखी का मेला होता था, उस मेले को अटेंड करने के लिए आए थे, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग लोग थे। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो आउट ऑफ द सिटी थे, मतलब कि कुछ गाँव से भी ऐसे लोग आए थे जो उस मेले को अटेंड करना चाहते थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि मार्शल लॉ वहाँ पर इम्पोज किया गया है। और उसके बाद फिर जनरल डायर को ये बात पता चलती है, तो वो उस एरिया के अंदर पहुँचते हैं और सबसे पहले वो वहाँ के एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब कि जहाँ से लोग बाहर निकल सकते थे उस पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं। और उसके बाद उनके सामने जो भी फोर्स थी उसे अलाउड करते हैं कि सामने जो भी आपको भीड़ दिख रही है उस भीड़ पर आप अंधाधुंध गोलियां बरसाइए। और ऐसा होने पर सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए। इस घटना के बाद जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब सुनकर आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किस हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था, यानी कि हर सत्याग्रही के अंदर दहशत और
विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि इस घटना से सभी लोगों को सबक मिल जाएगा, देश के अंदर जहाँ भी सभाएं हो रही होंगी उन सबको सबक मिल जाएगा कि वो इस प्रकार की सभाएं ना इकट्ठी कर सकें और हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधियों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को ना करें जिससे अंग्रेजी कानून व्यवस्था खतरे में आ जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो जलियांवाला बाग है ना वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, जबकि उससे पहले कुछ इस तरीके का था, जहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही हैं और लोग मर रहे हैं। मुझे मौका मिला था एक बार जलियांवाले बाग को विज़िट करने के लिए, मेरे पेरेंट्स ने अलाउड किया, तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने वो महसूस किया कि जिस वक्त वो लोग यहाँ पर होंगे और उन पर गोलियां बरसाई जा रही होंगी, वहाँ पर कैसी फीलिंग रही होगी। बहुत ही एक छोटा सा गेट है जहाँ से एग्ज़िट और एंट्रेंस होती है, और अभी कुछ इसके अंदर नई कुछ चेंजिंग कर दी गई हैं और यहाँ पर मतलब कुछ और भी डेकोरेशन कर दी गई है। लेकिन जब हम वहाँ गए थे ना, तो आज भी स्टूडेंट हम वहाँ देख सकते थे कि जो गोलियाँ उस वक्त चलाई गई थी उनके निशान अभी भी उन दीवारों पर छपे हुए हैं। जिस वक्त हम इसे देखने के लिए गए थे तब उसको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, लेकिन इस वक्त अगर आप जाओगे वहाँ पर तो आपको ये जो गोलियों के निशान है वो इस तरीके से किसी एक बॉक्स टाइप की चीज़ के अंदर एनक्लोज मिलते हैं। ये सब इसलिए किया गया है ताकि इस चीज़ को हम आगे आने वाले लोगों तक भी जिंदा रख सकें, यानी हमारे देश के अंदर जो आगे आने वाली जनरेशन होंगी वो भी इस दर्द को महसूस कर सकें जो दर्द इंडियंस लोगों ने उस वक्त महसूस किया था जब अंग्रेज़ लोग हम पर अपने ऑर्डर्स चलाते थे। हालांकि स्टूडेंट जब मेरा गाइड था उसने मेरे को गाइड करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें से एक चीज़ ऐसी रही कि जिसे आज तक मैं नहीं भूल पाया। उन्होंने बताया था कि लोगों की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो बचने के लिए कुछ भी तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके अंदर एक छोटा सा कुआं था, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग इस कुएं के अंदर बचने के लिए चले गए और उसमें कूद गए। लेकिन हुआ ये कि जब दूसरे लोगों को पता चला कि हाँ इस कुएं के अंदर गिरकर अपनी जान बचाई जा सकती है, तो बाकी लोग भी उनके ऊपर गिर गए और ऐसा होने से जो लोग नीचे थे ना वो लोग ख़त्म ही हो गए। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ लोगों को ये पता चला, यानी कि जो जनरल डायर की फ़ोर्स थी, जब उसे पता चला कि हाँ कुछ लोग कुएं के अंदर बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर से अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर दी। ऐसा किसी लिटरेचर के अंदर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि जब भी किसी के सामने से मौत नज़र आती है ना, तो फिर उसे बचने के जो भी तरीके वो ढूंढ सकता है वो तुरंत उन तरीक़ों पर अप्लाई कर देता है। हालांकि अगर हम होते या कोई भी होता, भगवान न करे कि ऐसी कंडीशन इस देश के अंदर फिर से पैदा हो जाए, तो हम भी अगर चाहेंगे तो हमें भी कुछ इसी तरीके से स्टेप्स लेने होंगे कि कहीं से भी हम कैसे भी करके बच जाएं। ऐसी जब दर्दनाक चीज़ें हुई होंगी तो ज़रा महसूस करके देखो कि उस वक्त लोगों के अंदर इन अंग्रेज़ों के लिए कैसी फीलिंग होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस जलियांवाले बाग को नहीं देखा हो या आपने कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को ना देखा हो, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख करके आइएगा, क्योंकि किसी इंसान ने सच ही कहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में 1000 बार सुनने से अच्छा है कि आप उसे एक बार देख लो। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the street in many North Indian towns. There were strike clashes with police, attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawls on the street, and do salam to all sahibs. People were flogged and villagers were bombed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement. जलियांवाला बाग के अंदर हुई इस दुखद घटना की खबरें जब पूरे देश के अंदर फैली, या कह सकते हैं कि दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी पहुंची, तो सभी लोगों ने इसकी घोर निंदा की और इससे आक्रोशित होकर लोगों ने नॉर्थ इंडियंस के जो टाउन्स थे उसके अंदर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। कई जगहों पर हड़तालें होने लगी और जो जनता थी वो पुलिस से झड़पने लगी। साथ ही साथ कई लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना चालू कर दिए और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसका बहुत ही कठोर तरीके से जवाब दिया, यानी कि उन्होंने लोगों के इस आक्रोश को दबाने और कुचलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने लोगों को आतंकित कर दिया। जितने भी सत्याग्रही थे उनको पकड़ा गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी जो नाक होती है उसे ज़मीन से रगड़ें और ज़मीन पर हाथों से क्रोल करते हुए चलें, यानी कि रेंगते हुए चलें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको सभी से सलाम करना होगा, जो भी साहिब होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, उनका आपको हर समय सलाम करना होगा। जितने भी विलेजेस वगैरह थे उन्हें बॉम्ब कर दिया गया और इस प्रकार की हिंसा को फैलते हुए देख महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वहीं पर बंद कर दिया।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात रहे थे हमारी इंडिया के अंदर जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग छिड़ी और इसी समय इंडियंस को महसूस हुआ कि कैसे अंग्रेज लोग हम पर जुल्म करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंडियंस को 1947 में जाकर के आज़ादी मिली। तो क्या आपको पता है कि ऐसे क्या रीज़न थे कि इतना ज़्यादा लंबा समय लग गया इंडिया को आज़ाद होने में? उनके पीछे क्या क्या मेन रीजंस रहे? तो क्या आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर नहीं जानते तो हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे जब हम आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इसी क्वेश्चन मार्क के साथ हम इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। Thank you to God person. I'll miss you dear.